हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। एकलव्य शिक्षक भर्ती में आपकी जो सीरीज़ अब स्टार्ट हुई है काफ़ी यूज़फुल है, जिसमें आपको एक दिन लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट कराया जाता है एंड नेक्स्ट डे कराया जाता है आपको आईसीटी एक्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक एक सेट जो है वो हो चुका है। आज हम प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं, जिसमें आपके टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे। 20 क्वेश्चंस हिंदी के एंड 10 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के होंगे। ठीक है, काफ़ी यूज़फुल ये वीडियो रहने वाली है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि जगन्नाथ शब्द में सही संधि है। तो ये जो वर्ड है जगन्नाथ, इसमें आपको सही संधि बतानी है कि कौन सी संधि सही है। इसमें स्वर संधि है, विसर्ग है, व्यंजन है या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करना है। तो जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बन जाएगा जगत धननाथ। ठीक है, तो ये कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। ना तो इसमें विसर्ग आया और ना ही दोनों ही तरफ कोई भी स्वर आया है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरात्मा का संधि विच्छेद करिए। तो जब अंतरात्मा का आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये आपको एक रोश नियम बताया था जब संधि की क्लास ली थी। तो ये कौन सी संधि हो गई? ये विसर्ग संधि हो गई और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अंतः धन आत्मा। और जब इसको जोड़ेंगे तो इसमें रावर्ण आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सप्तऋषि में समास है। तो आपको आज ही हमने द्विगु समास का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक के माध्यम से शॉर्ट वीडियो बनाकर भेजा है, जिसको आप ज़रूर देख लीजिए जिसने नहीं देखा है। ठीक है, तो सप्तऋषि में कौन सा समास होगा? क्योंकि इसमें सप्तऋषि 7 ऋषि, जिसमें नंबर आ जाए उसको क्या बोलते हैं? द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची एंड अंतिम पद संज्ञा हो? क्या होगा? संज्ञा। जब आपको पीडीएफ देंगे तो उसमें ये ठीक कर देंगे। ओके, तो संज्ञा हो और पहला पद क्या हो? संख्यावाची। तो अभी हम जस्ट यही बात कर रहे थे, ये कौन सा होता है? ये द्विगु समास होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में गलतियाँ हो गई हैं, जिसको हम पीडीएफ में ठीक कर देंगे नेक्स्ट में, जब आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर ए है, द्विगु समास। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर देखा है कि सप्तऋषि में द्विगु समास है, क्योंकि इसमें पहला पद है संख्यावाचक है और दूसरा पद क्या है? एक संज्ञा है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। डपोर शंख मुहावरे का अर्थ है। तो डपोर शंख कौन होगा? बेसिर पर की बातें करने वाला, निर्लज होना, अलगाव की स्थिति, बिल्कुल अच्छा ना लगना। डपोर शंख क्या कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसको पता ही नहीं कि वो क्या बातें कर रहा है। बेसिर पैर की बातें करना। ठीक है, यहाँ पे ये पैर है, पर नहीं है। ठीक है, अंतर के पट खोलना मुहावरे का अर्थ है विवेक से काम लेना, अंदर के दरवाजे खोलना, बहुत कीमती, बहुत परिश्रम करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? बुद्ध का, बाण का, तरु का, सरोवर का। तो विशिख जो है वो बाण का पर्यायवाची है। पर्यायवाची आप अच्छे से याद करिएगा। अर्जन शब्द का विलोम है। अर्जन मीन्स क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा अर्जित करता है, बहुत ज़्यादा कमाता है, जिसकी आय अच्छी है। ठीक है, तो अर्जित, व्ययन, अमृत, अनर्थ। तो बताना क्या है आपको? विलोम बताना है। अर्जन माने बहुत ज़्यादा कमाने वाला, बहुत ज़्यादा अर्जित करने वाला। ठीक है, और व्ययन मीन्स क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला, व्यय करने वाला। ओके, नेक्स्ट है पर्वत की तलहटी। तो पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? उपत्यका, सहायक, ऊर्ध्वाधर, अनुयायी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ये उपत्यका है। पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। यह आँखों से देखी घटना है। भाई आँखों से ही तो देखते हैं, है ना? तो ये तो गलत हो गया। ये आँखों देखी घटना है। ये आँखों द्वारा देखी गई घटना है। आँखों द्वारा भी नहीं होगा। ये आँखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो आँखों से तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो बी है, ये आँखों देखी घटना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। दीर्घ स्वर है। ये जो पहले आपके 1 to 10 क्वेश्चन थे, ये जनरल हिंदी के पार्ट के क्वेश्चंस थे एंड अब जो आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ये हिंदी ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। इसमें आपके सिलेबस में टॉपिक्स डिफाइन नहीं है। एक
टर्म लिखा है सिलेबस में ग्रामर, तो ग्रामर से वो कुछ भी पूछ देंगे, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि हाँ हम ये इतना पढ़ लें बस मेरा हो जाएगा। पूरी कोशिश करिए कि अच्छे से ग्रामर को, हिंदी ग्रामर को पढ़ा जाए। आपका जो पेपर है वो वैसे भी लेट होता जा रहा है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है कि आप अभी भी इसको अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। तो दीर्घ स्वर क्या है यहाँ पर? ए। कल हमने हर्ष स्वर के बारे में बात की थी कि आ, ई, उ, ऋ, ये हर्ष स्वर होते हैं, यानी कि छोटे स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर में आपका बड़ा आ जाता है, ठीक है, बड़ी ई, बड़ा उ, एड़ी, ऐनक, ओ ओखली, ठीक है, एंड औरत। तो ये जो 7 स्वर हैं ये आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, आप अच्छे से समझ लीजिए इसको। बा उपसर्ग किसमें है? बा उपसर्ग बदबू। तो अब देखिए जब बा आप हटा देंगे तो दबू, दबू कोई वर्ड होता है? नहीं होता है, तो इसमें तो उपसर्ग है नहीं। उपसर्ग का मतलब है कि जिसमें वो शब्द लगा है, जिसमें उपसर्ग लगा है, उसके बाद वाले शब्द में भी पूरा मीनिंग निकले, ठीक है। अब बदनाम, तो अब इसमें देखिए बा को अगर आप हटा देंगे तो क्या आएगा? दनाम। तो दनाम का मतलब कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। अब बदौलत देखिए तो बा और दौलत, दौलत का मतलब भी है, आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा होना दौलत, ठीक है। तो उपसर्ग किस में है? बदौलत में है, ठीक है। अब इसको भी देख लीजिए, बदहज़मी, तो बा अगर हटा देंगे तो दहज़मी, ये कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप उपसर्ग को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द पता करने की सबसे बड़ी अच्छी ट्रिक यही है कि आप उसमें अच्छा और अच्छी लगा कर देख लीजिए, मेरा मेरी लगा कर देख लीजिए, ठीक है, या हुई हुआ, इस तरह से भी आप लगा कर देख सकते हैं। तो दया की, ठीक है, तो कीवर्ड जो है आपका क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा। प्रार्थना की, ठीक है, प्रार्थना भी क्या होती है? प्रार्थना की जाती है। वायु, वायु क्या होती है? वायु चली, यही तो कहेंगे, ये नहीं कहेंगे ना वायु चला, तो यहाँ पर भी ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब नेत्र हो गए, तो नेत्र खुले, नेत्र खुला, कभी नहीं कहेंगे नेत्र खुली, ठीक है। तो ये नेत्र कौन सा वर्ड हो गया आपका? पुल्लिंग शब्द हो गया। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कवयित्री। इसको आप अच्छे से बहुत ज़्यादा लिखकर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसमें शुद्ध वर्तनी जब आती है तो इसमें आपको कवयित्री शब्द बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो इसको लिखकर प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, सकर्मक क्रिया की पहचान करें। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की प्रधानता हो, जो कर्म पर आधारित हो, ठीक है। तो मुस्कुराना, रोना, हंसना, ये क्या है आपके? ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें भाव निकल रहा है, कर्म नहीं है, ठीक है। तो पढ़ना जो है ये एक कर्म है, एक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया क्या हो गई? पढ़ना हो गई। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? नहीं है बताना है, कौन सा नहीं है? तो क्षीर, ये तत्सम शब्द है। मयूर, मयूर का तद्भव क्या होता है? मोर होता है। क्षीर का क्या होता है तद्भव? खीर होता है, ठीक है। शीर्ष का क्या होता है? ऊपर या ऊंचा, शीर्ष, ठीक है। लेकिन तत्सम शब्द नहीं है तो सफ़ेद, सफ़ेद का तत्सम क्या होगा? श्वेत होगा, ठीक है। ये वाले जो वर्ड हैं आपके छाछत्री, शासलजम, ये मोस्टली तत्सम शब्द में ही आते हैं, ये तद्भव में इनका यूज ना के बराबर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी आपको पहचाननी है। प्रदर्शनी, ये सही लिखा है। उत्कर्ष, ये भी सही है। वैमनस्य, ये भी सही है। अशुद्ध वर्तनी का शब्द है मिथिलेश कुमारी, ठीक है। मिथिलेश में था में भी मात्रा लगती है, ओके। ऐसे लिखते, मिथिलेश होता है। जब भी आप किसी भी वर्तनी को लिखें तो उसको प्रोनाउंसिएशन बहुत सही से करिएगा। जैसे ही आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे वैसा ही आप उसको लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, मंगन को देख पट देत बार बार। इसमें कौन सा अलंकार है? तो पट मीन्स क्या हो गया? पट को हम बोलते हैं, एक तो हम बोलेंगे कपड़ा, क्या बोलेंगे? पट मीन्स कपड़ा भी होता है, और पट मीन्स होता है दरवाजा, क्या होता है? दरवाजा भी होता है। तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ हैं। पट मीन्स कपड़ा भी है, दरवाजा भी है। ये किसका उदाहरण होता है? श्लेष अलंकार का। श्लेष अलंकार में यही है कि एक शब्द एक ही बार यूज होता है, बट उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग होते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया
कि मंगन यानी मांगने वाले को देखकर, या तो आप ये बोल सकते हैं कि कपड़ा देती है बार बार, या फिर आप बोल सकते हैं कि मांगने वाले को देखकर आजकल लोग क्या करते हैं, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। यहाँ पर श्लेष अलंकार है। कल हमने यमक को समझा था, आज श्लेष को समझा है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो छंद पढ़ते समय जो विराम आता है उसको क्या बोलते हैं? यति बोलते हैं। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, कीर्तिलता किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है। ये 20 क्वेश्चंस आपके हिंदी के हो गए हैं। अब हम आते हैं इंग्लिश में। चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अपोजिट मीनिंग बताना है। फैक्ट, फैक्ट का अपोजिट क्या होगा? फैक्ट मीन्स क्या होता है? जो तथ्यों के साथ में सही हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं कि फैक्ट है। एंड फिक्शन, इमेजिनेशन, रियलिटी, लाई। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ए है। फिक्शन को क्या बोलेंगे? फैक्ट का विलोम शब्द है ये। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन दैट फॉलो। तो द हेड मास्टर डैश टू स्पीक्स टू यू, स्पीक टू यू। तो इसमें क्या आएगा? इज वांटिंग आएगा, वॉज वांटिंग, वर वांटिंग या वांट्स। तो जब आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू। ठीक है, ये प्रेजेंट का टेंस है आपका, कि जो हेडमास्टर है वो आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 23। In each of the following sentence, improve the underlined part with the help of given option. I shall have much pleasure in accepting your kind invitation to dinner. मतलब रात्रि भोज के लिए आपका निमंत्रण स्वीकार करने में मुझे बहुत खुशी हो रही होगी। ओके, तो I shall have की जगह पर क्या सही वर्ड लिखा जाएगा? I can't, तो इसमें नो वाली तो कोई बात ही नहीं की गई है, तो यहाँ पर तो ये आएगा नहीं। आई एम हैविंग मच प्लेजर, ये भी नहीं होगा। आई मे हैव, ये भी नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है कि रात्रि भोज के लिए आपका निमंत्रण स्वीकार करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। ओके, ये नहीं होता ना हो रही होगी, मतलब कि दुख भी हो सकता है, तो ऐसा तो नहीं कहते हैं ना किसी से। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है आई हैव मच प्लेजर होगा। क्वेश्चन नंबर 24। द इडियम विच गिवन बिलो इज फॉलोड बाय द 4 पॉसिबल मीनिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बाइफिट्स एंड स्टार्ट्स। बाइफिट्स एंड स्टार्ट का मतलब कभी कभी होना, कभी कभी अनियमित होना, इसको बोलेंगे। तो इसका जो पॉसिबल मीनिंग है वो क्या हो जाएगा? इर्रेगुलर। पहला ही है, इर्रेगुलर मीन्स भी अनियमित होता है, कभी कभी होना है। ठीक है, नेक्स्ट है 25। इन द फॉलोइंग सेंटेंस वन पार्ट मे हैव एन एरर, चूज द वन विच हैज़ द एरर इफ एनी। तो इसमें किसी एक पार्ट में एरर है जिसको आपको चूज करना है। इट इज़ हाई टाइम दैट वॉज सेंड द आंसर टू दिस क्वेरी। तो अब आप इसको देखिए, ABCD किस ग्रुप में मिस्टेक्स है वो बतानी है, एरर है वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए कि प्रेजेंट टेंस के बारे में बात हो रही है, देन यहाँ पर दैट वॉज सेंड यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर सेंड नहीं होगा, क्या होगा? दैट वॉज सेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में ही मिस्टेक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। In the following item, a word is followed by 4 explanatory expression. Choose the expression which best describe the word. यानी कि सिमिलर मीनिंग आपको बताना है। तो ऑर्थोडॉक्स का अगर सिमिलर मीनिंग देखेंगे तो ऑर्थोडॉक्स मानी क्या होता है? रूढ़िवादी। कोई बहुत अपनी परंपराओं पर टिका हुआ है, उनसे अडिग है, मतलब कि वो बदल नहीं सकता उसको, अपने जो ओपिनियन है उनको होल्ड करके बैठा हुआ है, उसको बदल नहीं सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, वन हु होल्ड्स एस्टैब्लिश्ड ओपिनियंस, उसकी जो स्थापित धारणाएं हैं उनको पकड़ कर बैठना, ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी होना। ओके, नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग आइटम्स अ वर्ड इज फॉलोड बाय 4 एक्सप्लेनेटरी एक्सप्रेशन, चूज द एक्सप्रेशन विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द वर्ड। तो इसमें भी वही है, आपको सिमिलर मीनिंग बताना है। शब्द है एक्सप्लिसिट, मीन्स होता है मुखर, स्पष्ट। ठीक है, तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो है 27 का, स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, एकदम स्पष्ट रूप से बताना। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम इन द गिवन वर्ड। तो क्वेश्चन जो शब्द है वो विल्डर है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो इनलाइटन है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? उलझन में डालना। ठीक है,
बिविल्डर का मतलब क्या होता है, उलझन में डालना, एंड एनलाइटन का मतलब होता है किसी को सूचित कर देना। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो फ्लोरिस, फ्लोरिस का मतलब क्या होता है, विकास होना, फलना, फूलना, खिलना, ठीक है। एंड इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है विदर, इसका मतलब होता है मुरझा जाना, कुम्हला जाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव से आपको पैसिव में बनाना है। तो इसके रूल्स आपको बहुत ही क्लियरली, बहुत अच्छे से ईजिली समझाए गए थे। अगर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखें। तो सेंटेंस द पीपल वर हेल्पिंग द बाउंडेड वुमेन, तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव बना देते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पर देखिए द बाउंड वुमेन जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसको हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो भाई सब्जेक्ट तो चारों में ही है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या लिखा है, वर हेल्पिंग। तो जब हम वर को कन्वर्ट करेंगे तो वो वर में तो रहेगा नहीं, एंड पास्ट की बात हो रही तो वो इज में और हैज़ में भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, द बाउंडेड वुमेन वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय द प्यूपल, यहाँ पर वर की लिया गया था प्यूपल के लिए। ठीक है, बट द बाउंडेड वुमेन जो है वो एक अकेली औरत की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या लिया गया है, वॉज लिया गया है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। तो ये 30 क्वेश्चंस थे, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल थे, एंड जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है, जिससे आपको एक क्वेश्चन के साथ ही पूरा जो टॉपिक है वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए, जिससे थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।